Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में आपको खुश आमदीद भी हो। और आज आप मिल रहे हैं एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ डिसिप्लिन से है और मुख्तलिफ टैलेंट्स हैं इनके, और ये सब अपना स्किल और अपनी एनर्जीज़ और अपनी थाट्स हैं वो लेकर आज के प्रोग्राम में आपसे मिल रहे हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त ओलंपियाड हो रहा है जो कि है एयर टेक 2025 ओलंपियाड, जिसका सिलसिला जारी है इस्लामाबाद में, जहाँ पूरे मुल्क से डिफरेंट यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजीज़ का डेफिनेटली उसमें जो कंपटीशन है उसका सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमारे पास जो है म्यूजिशियन भी बैठे हुए हैं ना, ज़ैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन, आप म्यूज़िक करते थे तो एयर यूनिवर्सिटी में क्या करने चले गए? बस मैं बेसिकली बीबीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। आई एम फाइनल ईयर में हूँ मैं अपने बीबीए के। अच्छा। तो म्यूज़िक का शौक़ तो हमेशा से मुझे बचपन से ही था, तो हल्का फुल्का गिटार भी करते रहते थे। मगर जब मैं एयर यूनिवर्सिटी में आया ना, तो यहाँ पे एक सोसाइटीज़ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि सोसाइटीज़ भी कोई कॉन्सेप्ट होती है, क्योंकि मैं एक बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। हम लोग ऑल बॉयज़ में पढ़े हैं, वहाँ पे कोई इतना सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे स्कूल और कॉलेज में। जब मैं एयर यूनिवर्सिटी में आया तो मेरे सामने ना सोसाइटीज़ इंट्रोड्यूस हुई। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट तो था म्यूज़िक का, तो सबसे पहले मैंने ढूंढी यार तलाश की म्यूज़िक सोसाइटी कहाँ पे है। तो वहाँ पे ढूंढते तलाश करते करते म्यूज़िक सोसाइटी की तरफ मैं आया। तो वहाँ पे मुझे सीनियर्स मिले अपने, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। तो वहाँ से फिर अपना मैनेजमेंट कैरियर को साथ साथ चलाते रहे और म्यूज़िक का भी अपना शौक़ पूरा करते रहे साथ साथ। बिल्कुल सही। तो अब फिर आपका क्या इरादा है? म्यूज़िक साथ साथ चलेगा और साथ मैनेजमेंट चलेगी? मैनेजमेंट थोड़ा ज़रा साइड पे कर दिया, म्यूज़िक थोड़ा ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटी पे कर राइट दिया। नाउ। हाँ जी। तो ये आप प्रेसिडेंट बने इस सोसाइटी के, ये बाय लक बाय चांस है और कोई ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं था, या फिर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की? ये तो हमारे डायरेक्टरेट जो स्टूडेंट अफेयर्स वाले हैं वही बताएंगे, क्योंकि वही नॉमिनेट करते हैं। अच्छा। एक वोटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद एक पैनल बैठता है, तो उसके बाद डिसाइड होता है जो पूरे ईयर के लिए जो प्रेसिडेंट वहाँ पे नॉमिनेट होगा। और प्रेसिडेंट की रोल एंड टास्क क्या होता है? रोल एंड टास्क काफ़ी सारे। सबसे पहले तो क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो आपने पूरी सोसाइटी को मैनेज करना है। दूसरा, इसके अलावा म्यूज़िक का है, तो आपने म्यूज़िक से रिलेटेड जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें टैलेंट तलाश करना है, उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है एयर यूनिवर्सिटी, वो बाकी यूनिवर्सिटी से भी लिंक्ड हैं। तो और यूनिवर्सिटीज़ के जब आते हैं इवेंट्स वगैरह, तो हमारा एक टास्क होता है कि उनमें अपने स्टूडेंट्स को भेजना, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो। जिस तरह मेरी ग्रूमिंग, जिस तरह मेरे सीनियर्स ने मेरी ग्रूमिंग की गिटार के हवाले से और वोकल्स के हवाले से, तो हम भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें और एक अच्छा सा खूबसूरत सा माहौल बनाए मौसीकी के हवाले से। सही। ये तो नहीं है कि प्रेसिडेंट हर जगह कहता है मैं ही जाऊँगा, ये जो कंपटीशन है अगर मुझे जीतना है तो ये आई लो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। गाते हैं हम भी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी, बट ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि यार जो नए बच्चे हैं, क्योंकि मैंने भी चीज़ फेस की थी जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मुझे इतने चांस नहीं मिलते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चल के तो ऊपर आए। तो मैं वो देखिए कि यार अच्छा नया बच्चा आता है तो उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि वो दिल में फिर रखता है यार है भी प्रेसिडेंट बन गया है, हमें चांस दे नहीं रहा, खुद गाया जा रहा है। तो ये और ये बहुत सारे बच्चे दिल में रखते हैं ये। आई एम सो ग्लैड टू सी दिस कल्चर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये कल्चर जो है ख़त्म हो गया है कि सोसाइटीज़ वगैरह का, क्योंकि मैं आई एम माई सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ दिस कल्चर, ये डिबेटिंग सोसाइटी एंड म्यूज़िक सोसाइटी एंड वगैरह वगैरह कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, और बाज़ स्टूडेंट्स को भी अपने आप को डिस्कवर करने में जो मदद मिलती है वो थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स है। कि अगर ये ना मिले तो कोई भी ये नहीं पहचान सकता कि वो उसके अंदर कितना स्किल है, किस चीज़ का टैलेंट और कितना है, और उसमें वो कितना आगे जाना, कितना पैशन है उसके बारे में। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। घर वाले कैसे लेते हैं? घर वाले तो बहुत खुश हैं। अम्मी की मेरी आवाज़ बड़ी सुरीली है, तो अम्मी वाली साइड से। अब्बा की तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, बट ये है कि अब्बा की ज़्यादातर आवाज़ अच्छी नहीं होती। हाँ, ज़्यादातर आवाज़ नहीं अच्छी होती। अब्बू को हम रोकते हैं कि अब्बू जी आप ना गाएं। हाँ जी, ऐसी है बिल्कुल। नहीं खैर, मेरे अब्बा बहुत स्वीट है, अम्मा थोड़ा ज़रा सख्त हैं। हाँ, कश्मीरी बट हैं तो वो ज़रा सख्ती करती है अम्मी मेरी। अच्छा। तो बट ये है कि सिंगिंग के लिहाज से बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब अब जब मैंने 9th में अपना पहला गिटार लिया था, 8th क्लास में सॉरी, तब भी बहुत सपोर्टिव थे। कोई चीज़ की ज़रूरत होती है वो कहते हैं हमें बताओ, इस चीज़ को आगे लेके जाओ। कहते हैं हाँ पढ़ाई साथ साथ चले, बट ये अगर पढ़ाई आप ओके मतलब कर रहे हैं तो सिंगिंग कैरियर को आप ऊपर ले जाओ। तो कितना खर्चा आप करते हैं गिटार्स के ऊपर? इट्स अ गुड गिटार जो आपने कैरी किया हुआ है। ये यामाहा का है गिटार, तो बस हो जाता है खर्चा। तो ये खर्चा जो है ये अम्मा अब्बा के ऊपर होता है कि आपने लेके देना है? ये मिक्स, कुछ मेरी कंट्रीब्यूशन, कुछ मेरे घर वालों की कंट्रीब्यूशन, तो मिक्स है। क्योंकि मैं खुद भी क्योंकि मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपने पिछले सेमेस्टर से अपना एक स्टार्टअप भी हमने स्टार्ट किया हुआ था, मार्केटिंग एजेंसी रियल एस्टेट की। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ जो शौक हैं और बाकी चीज़ें हैं और थोड़ा बहुत घर को भी सपोर्ट करना, तो वहाँ से मैं करता हूँ। दैट इज़ अमेजिंग माशाल्लाह कि आप एक बड़ा प्रैक्टिकल साइड जो है उसको भी साथ लेके चल रहे हो, और अपनी बीबीए की डिग्री जो है उसको आप सही उधर यूज़ कर रहे हैं।
कितना ज़रूरी है ये चीज़ जो आपने ज़ैन अभी जिक्र की कि स्टूडेंट्स और ख़ास तौर मतलब वैसे तो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे लड़के कि उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो कि येस वी हैव टू अर्न, वो जो एक पहला पैसा कमाना है वो कैसा एहसास है? एहसास तो बहुत मज़े का होता है। पहले जब मैंने पैसा कमाया था उसका भी आपने बात छेड़ी, जिक्र कर देते हैं। मैंने थोड़े से अब्बू से पैसे लिए थे उधार, वापस मैंने कर दिए थे। 1500 आई गया गालिबन उधार लिए थे, तो उसमें टी शर्ट्स लाया था पहले, सबसे पहले ना, और वो फिर मैंने ऑनलाइन उसकी सेलिंग की थी। तो वो मेरी थी एक तरह की फर्स्ट अर्निंग। तो वो जिस तरह आपने बताया उसका एहसास, वो एक ज़रा जिम्मेदारी वाला एहसास होता है कि हाँ जी अब ज़रा बिग बॉय हो गए, तो एक बड़ा मज़ा आता है। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब यूनिवर्सिटी में आए तो फिर हमें थोड़ा ज़रा, जब आधी मेरी यूनिवर्सिटी हुई ना, तो मुझे एहसास हुआ कि यार खाली डिग्री किससे नहीं चलेगा, क्योंकि और मैं हूँ भी मैनेजमेंट का। तो आगे जाके आपको तो इसमें जॉब्स की बहुत कमी है पाकिस्तान में। तो बिज़नेस साइड पे मेरा वैसे भी शौक था, तो मैंने कहा इस चीज़ को आगे परस्यू करना है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि एक मर्दों पे एक बड़ा प्रेशर होता है सोसाइटी का कि जैसे भी ग्रेजुएट हैं तो आपने पैसे कमाने हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह एहसास थोड़ा जल्दी हो गया, तो उस तरफ हम लोग उस लाइन में लगे। बहुत अच्छी बात है कि आप उस जल्दी में लग गए, और बहुत सारी दुआएं हैं, और मेरे साथ मेरे सारे देखने वाले भी दुआ करेंगे डेफिनेटली कि आसानियाँ हों आपके लिए। और ये जो प्रेशर है ना मर्दों के ऊपर, ये मुझे लगता है बहुत ज़ालिमाना प्रेशर है। इट्स वेरी क्रूअल ऑफ अस के टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर बॉयज़ के वो एकदम से जो है ना बड़े हो जाएं, और एकदम से जो है ना वो हमारे अर्निंग हैंड्स हो जाएं, और फिर हम उनकी बहुत सारी बातों को जो है नज़रअंदाज करते रहते हैं, विच इज़ अनफेयर। कहते हैं हम कि हम बेटे, इसीलिए बेटे मांगते हैं कि अल्लाह बेटे हों, बस जल्दी जल्दी कमाना शुरू कर दें और हम सब लोग जो हैं सुकून से बैठे। मैं भी कुछ और रीजंस भी होती होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल ही होता है। लेकिन अब हमारे साथ जो हैं सैयद सहर अनम भी हैं जी। सो वालेकुम अस्सलाम। सहर जो है इन्फ्लुएंसर है। इट्स सहर कहती हूँ या सहर कहती हूँ? सहर। सहर यानी जादू वाला सहर? नहीं, सुबह वाला सहर। सुबह वाला सहर, अच्छा ठीक है। वो सहर होती, सहर नहीं होता, लेकिन प्रोनाउंस इसी तरह से शुरू से किया है ना, तो बस सब प्रोनाउंस इस तरह कर सके। राइट। आप इन्फ्लुएंसर हैं, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, और इवेंट मैनेजमेंट जो है उसमें दिलचस्पी रखती हैं। सो मुझे बताइएगा कि आपका ध्यान और दिलचस्पी साइकोलॉजी के साथ वैसे ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं जो आपने अपने लिए पिक की है। लाइक मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। लाइक मेडिकल की फील्ड्स में नहीं जाना था मुझे, लेकिन मुझे कुछ इसी तरह से करना था, तो थोड़ा सा लिंक्ड हो इसके साथ। और लाइक जो साइकोलॉजी पढ़ने का मेरा शौक़ था वो इसलिए भी था क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ ना पेरेंटिंग को बेसिकली बहुत लाइट लिया जाता है। हमें जो पेरेंट्स ने सीखा है वो आगे पोर्ट्रे कर देते हैं। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी खुद भी पढ़ रही हूँ तो मैं ये चीज़ सीखती हूँ कि हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, पेरेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ शायद हमारे पेरेंट्स को उस तरह से सिखाई नहीं गई है, बताई नहीं गई है। तो हम जब साइकोलॉजी में मैं लाइक पढ़ रही होती हूँ, जो मैं देखती हूँ कि डिफरेंट आपके चाइल्डहुड स्टेजेस से जिस तरह से आपकी चल रही होती है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी मम्मा को बहुत शौक था कि मैं साइकोलॉजी में आऊँ ताकि मैं इस तरह से जो चीज़ें वो मेरे लिए नहीं कर सकी मैं आगे कर सकूँ। और आई गेस ये बहुत अच्छी चीज़ भी है क्योंकि एक एज अ फीमेल हमने एक नस्ल आगे चलानी होती है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो अब बाकी प्रोग्राम तो हम करते हैं, इसके बारे में गाइड करो हमें कि आई मीन पेरेंटिंग में क्या फ्लॉज हैं, क्या फॉल्ट्स हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल, हमारी ना जब बच्चे पैदा होते हैं ना, वहाँ से उनकी पेरेंटिंग हमें लगता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो सीख लेगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो सिखा दिया वो बचपन से सिखा दिया, जो चीज़ बचपन में बच्चों ने देख लिया है, कर लिया है, वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। लेकिन इवन आप जब बच्चा पैदा हो रहा है उसको आप किस तरह से फीड कर रहे हो, उसकी नरिशमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम अक्सर बात करते हैं स्मोकिंग वगैरह की, जो बच्चे थोड़े एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है। जिनकी नरिशमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती वो इस चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। फिर अगर हम थोड़े से आगे जाते हैं स्टेज 2 पे, तो फिर वहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात आती है। उसमें फिर पता लगता है कि जिनकी बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई हुई होती है वो बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पंचुअल होना। फिर हमारे पास वो बिल्कुल कहते हैं हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल हल्का फुल्का का भी टेढ़ा ना होना चाहिए। और फिर जिनको आजकल OCD के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, और जिनकी बिल्कुल ही लूज टॉयलेट ट्रेनिंग हुई होती है वो फिर जो आजकल हम कहते हैं ना मेरा बेटा तो आता है बैग फेंक देता है, सॉक्स जहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही होती हैं। इसी तरह से बड़े होते जाएँ तो हर स्टेज पे आके ना कोई एक चीज़ होती है जहाँ पे हमने बैलेंस रखना होता है। हालांकि अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो अब ये बहुत मिनिमम सी चीज़ें हैं, हमने कभी इस चीज़ पर इतना गौर नहीं किया, लेकिन चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर एक आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रही होती है। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात की है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है ना उनको ये पता होना चाहिए कि उनके सामने ना एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंसान दे दिया है जिसने उनकी नकल करनी है, बिल्कुल बहू उनकी तरह बनने की कोशिश करनी है।
सो दे रियली हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, बिल्कुल ऐसा और ही है। तब वो बच्चे जो हैं कर सकते अच्छे हैं। होंगे। अब जब मैं डिग्री कर रही हूँ, मैं घर जाके अपने पेरेंट्स को बता रही होती हूँ ना कि आपने ये गलत किया है। बिल्कुल मैं उनको बोल रही थी यहाँ पर आपने ना सही नहीं किया था। तो लेकिन शुक्र है मेरे पेरेंट्स सुनते हैं मेरी बात को, और ये नहीं बोलते कि नहीं तुम ज़्यादा पता लग गया या ऐसा नहीं। वो मेरी बात सुन लेते हैं आराम सुकून से। मैं कहती हूँ मैं डिग्री कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन लें मेरी बात। आगे से तो कहा नहीं अम्मा ने अभी तक, ये तो जब होंगे अपने तब हाँ, देखेंगे ये हम। ये तब मम्मा पूछेंगे। बोलती हैं मुझे, लेकिन मेरे अब्बा बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक मैं कहती हूँ मेरे अब्बा ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले किया है हर चीज़ को लेके, कॉन्फिडेंस, हर चीज़। लाइक वो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि बच्ची है बाहर ना जाए, ये ना करे, लेट ना रुके। मैंने आपको मेंशन किया हम इवेंट मैनेजमेंट, अब इवेंट मैनेजमेंट है तो लेट नाइट तक काम भी होगा, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। तो मेरे बाबा भी लाइक कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम खुद करो। इवन पिक एंड ड्रॉप की बात है तो वो कहते हैं खुद करो, ताकि तुम इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि तुम खुद कर सकती हो, और मतलब करना है तुमने ये चीज़ें। तो आई गेस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने पेरेंट्स को भी देखती हूँ ना, तो मैं उनमें भी ये चीज़ देखती हूँ कि आपके पेरेंट्स जैसे थे आप उस तरह से हैं। अब हमने उन चीज़ों किस चीज़ को लेना है और किस को स्टॉप करना, ताकि हम आगे उस चीज़ को ना ना पोर्ट्रे करें और ना अपने बच्चों को सिखाएं जो चीज़ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। आप तो साइकोलॉजिस्ट हो और आपने भी बात की वालिद के रोल की, तो आपको तो बहुत अच्छा पता होगा। मैं भी बात करती हूँ यहाँ प्रोग्राम में एडिपस कॉम्प्लेक्स और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इन बिल्कुल चीज़ों की, ऐसा ही है कि हम लड़कियाँ अपने बाप से उसका रोल किस कदर इम्पोर्टेंट है इमोशनली उनके लिए, कि अगर वो बाप प्रॉपरली रोल परफॉर्म नहीं करेगा, शफकत का, मोहब्बत का, तवज्जो का, हमदर्दी का, दोस्ती का, बिल्कुल ऐसा तो ही वो खला जो है वो लड़की बच्ची जो है वो जाकर फिर ढूंढेगी अपने पार्टनर्स में, दोस्तों ऐसा ही है। ये में, गलत बहुत- सहारों में, और वो इवेंचुअली विल, हम कहते हैं बच्ची गुमराह होगी, बच्ची नहीं गुमराह हुई, उसके अंदर की जो एक तशनगी है वो उसको रुकने नहीं दे रही, उसको सही लोगों के बजाय गलत लोगों की तरफ अट्रैक्शन जो है। एंड लाइकवाइज इट्स अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स के लड़के जो हैं वो भी अगर तवज्जो से, माँ की एक प्रॉपर जो तवज्जो, तो वो फिर इस तरह से होता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये आपने भी, मैंने उनसे भी पूछा था कि एयर टेक अगर इतना सारा एयर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का आपने भी इतना बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का जिक्र किया जो कि था मॉलेज, कौन सा, स्मार्ट मॉलेज, तो ये भी प्रोटोटाइप तक रहा, या इसको आपने किसी हॉस्पिटल के साथ किया कि हम वो इसको यूज़ करें, इसको अप्लाई करें, इसको लेकर आएँ मार्केट में, इंडस्ट्री में? हमने पेम्स में इंस्टॉल करवाया हुआ है, उसके बाद फौजी फाउंडेशन में इंस्टॉल करवाया हुआ है। अच्छा। और इसका हम नेक्स्ट प्रोटोटाइप भी बना रहे हैं, मतलब थोड़ा और एडवांस, और मतलब इसमें था कि बेसिक पैरामीटर्स थोड़े, मतलब जो 5 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो कवर हो जाए, मगर जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर डायग्नोसिस वगैरह जितनी शार्प होंगी और उसका ज़्यादा लेटेस्ट वेरिएंट होगा। ठीक है। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी की अभी बात की है जैन ने, तो आजकल की यूथ क्या फील करती है कि आप लोग इतने टैलेंटेड हो, इतने सारे एरियाज़ में काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, हाउ यू फील अबाउट इट, कि क्या मुस्तकबिल होगा, क्या स्कोप होगा? मैं ये मेरा सवाल है, तो मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लूँगी। नहीं, जॉब सिक्योरिटी इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर इतनी करेज है कि आप अपने आइडियाज़ को लेके आगे चल सकते हो, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दैट थिंग, क्योंकि आपको पता है जो अब वर्ल्ड का लेवल है वो सारा कनेक्टेड है आपस में। तो आप कुछ काम करते हो, फ़र्ज़ करें मेरा वेन फाइंडर था एक प्रोजेक्ट जिसमें था कि आप अपनी वेन फाइंड कर सकते हो, तो वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि बाहर से आप वो चीज़ मंगवाएं तो आप तकरीबन $500,000 पे करते हैं इस तरह, और अच्छे खासे पे करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे $500 में आपको मिल जाए, तो आप देखें आप कितनी बड़ी मार्केट को, मतलब गैप को फिल करते हैं, तो आपका क्यों नहीं स्कोप बनेगा। और ये इस तरह के मतलब छोटे छोटे तो वो गैजेट, ये गैजेट जो है ये भी प्रोटोटाइप तक रहा, या ये है? ये इसके ऊपर ये कि एक्चुअल में हमारा ये था सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जो हम लोग जस्ट फॉर सेमेस्टर बनाते हैं, मगर वो था कि हमने 3rd सेमेस्टर में थे, बच्चे थे, तो हमारी एक मैम थी, मैम जवेरिया, उन्होंने मतलब वो भी इटली चली गई हैं बाहर, तो उन्होंने थोड़ा हमें ग्रूम किया, कहती कि यार छोटी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं होता, लेके जाओ आगे। तो हमने उसका प्रोटोटाइप की, उसके बाद उसको हमने प्रेजेंट किया, हमने मतलब पेपर पब्लिकेशन भी है हमारी उसके ऊपर, मतलब 3rd सेमेस्टर में एक बच्चा जो कि 17, 18, 19 साल का बच्चा है, और वो जाके पेपर प्रेजेंट करके आ जाता है, तो वो अब इधर तक हमारी पहुंच की है। मगर हम अभी हमारी डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं, वो इंटरेस्टेड भी हैं इन चीज़ों में, तो अभी हम लोगों ने समर्स में उसको प्रेजेंट करना है कंपनी के सामने, और उनको मतलब वो प्रोटोटाइप पे हमारे साथ हेल्प करेंगे, और इसको पाकिस्तान में मतलब एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर कहती हैं एयरटेक का, तो एयरटेक में भी अगर आप देखें तो हमारे डिफरेंट होते हैं, बायोसिग्नल क्वेस्ट है,
जिस तरह माइक्रो कंट्रोलर मानी है इस तरह डिफरेंट है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स मतलब समझे कोई स्टूडेंट कराची में है, कोई स्टूडेंट मतलब फैसलाबाद में, कुछ लाहौर में, जब वो सारे एक जगह पे कनेक्टेड होते हैं, उनका एक नेटवर्क डेवलप होता है, तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब ये कंपटीशंस होते हैं, विन एंड लॉस एक अलग चीज़ है कि एक जीतेगा एक हारेगा, मगर ये कनेक्शन बिल्ट होता है, एक नेटवर्किंग होती है स्टूडेंट के दरमियान में, वो उनको पता चलता है कि पाकिस्तान में काम हो रहा है और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो एक अलग किस्म का आपको जज्बा मिलता है कि यार मुझे भी कुछ करना है और मुझे भी इनसे ज़्यादा बेहतर करना है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये कंपटीशंस बहुत मतलब कि ग्रूमिंग के लिए बहुत एसेंशियल है। बिल्कुल सही। अच्छा सालिहा, लड़कियां बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में जो काम कर रही हैं, आप कैसे देखती हो इसमें फ्यूचर को और ये जॉब की जिसकी जो बात मैंने की है आप सब लोगों से, और आप क्या प्लान्स हैं कि क्या करना है ये डिग्री लेने के बाद? अच्छा, जब ये डिग्री मैंने चूज़ करी थी मैं, तो जैसे कि आपको पता है लड़कियों का एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मेडिकल और लड़का है तो इंजीनियर, तो मेरा भी ऐसा ही था। मैंने अपना जो फर्स्ट ईयर किया वो मेडिकल प्री मेडिकल था, 10th भी मैंने ऐसे ही बायोलॉजी में की। तो लेकिन सेकेंड ईयर पास करने के बाद वो फिर एक MD कैट का वो एक बहुत बड़ा सा बबल आ जाता है कि वो MD कैट है और नम्स है और डॉक्टर बनना है, और क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपने मेडिकल किया है तो जाहिर सी बात है आपको तो डॉक्टर ही बनना है। तो उसके बाद फिर मैंने MD कैट भी दिया अपने फ्रेंड्स को, बट मुझे हमेशा से पता था कि मुझे मेडिकल वाली साइड पे जाना नहीं है, मुझे नहीं करना, बट मुझे कुछ ऐसा चूज़ करना था जो एक बैलेंस क्रिएट करे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, और कुछ ऐसी चीज़ में जिसमें मेरा एक फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा थोड़ा कनेक्शन हो, और ये जो इंट्रिकेट चीज़ें होती हैं ना हॉस्पिटल की, लाइक सर्जरी, यानी इससे मुझे कभी भी लगाव नहीं था। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फिर ऐसी एक फील्ड है, तो और इसमें क्योंकि मैं मैनेजमेंट, वो जो मैं आपसे बात करी थी पहले भी कि मैनेजमेंट का मुझे शौक है और हर चीज़, तो ये डिग्री भी हमारी ऐसी है। इसमें कोडिंग आ जाएगी, इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, फिर इसमें मैथमेटिक्स के सारे कोर्सेज आ जाएंगे, फिर इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हमारे, तो ये एक बड़ा मिक्स ऑफ ऑल थिंग्स है। तो इसमें और इसमें मुझे लगता है कि एक जो अब पाकिस्तान में जैसे कि लड़कियों का एक दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है स्कोप, तो इंजीनियरिंग में भी हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में माशाल्लाह से हमारे डिपार्टमेंट में एक टाइम ऐसा आया था कि लड़कियां ज़्यादा हो गई थी इस फील्ड में, इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। तो मेरे जो प्लान्स हैं इस डिग्री को लेके वो ऐसे ही हैं कि अब मैं एक जो अभी मैंने जैसे इंटर्नशिप भी की थी एक हॉस्पिटल में, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हॉस्पिटल में भी करोगे, बट इंडस्ट्रियल वर्क में भी लड़कियां आजकल काफ़ी आगे आगे होती हैं। तो अभी उस तरह मैंने ये तो नहीं सोचा कि डिग्री के बाद मैंने करना क्या है, बट ऐसा है कि इंडस्ट्रीज से और इसी डिग्री को लेकर ज़्यादातर लड़कियां नहीं सोचती कि डिग्री के बाद क्या करना है, क्योंकि उन्हें पता होता है डिग्री के बाद शादी हो जानी है। और नहीं, मेरा मास्टर्स का एक्चुअली प्लान है। अच्छा, इसी फील्ड को लेके, तो That's मेरा भी good, पढ़ाई because का a talented girl like you Exactly, should ambition come career. in industry, in field, in practical job में, ताकि और मेरा एक ऐसा ही तो plan है। जेंडर बैलेंस भी हो और दूसरा ये कि हमारे पास ज़्यादा वर्क फोर्स जो है वो डेवलप हो। अच्छा जी, और आप हसन, आप क्या करने का इरादा और सोच रखते हैं? अच्छा, जैसे कि आपने जॉब्स का पूछा था, तो सॉरी जैन बट आई सेकंड शोएब, बिल्कुल अगर आपके पास आपने स्टडी अच्छे से किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप जो है ना बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड हो अपनी ही फील्ड में, आपको जॉब्स मिलती हैं। इनफैक्ट आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं। आप लोग चूँकि एंटरप्रेन्योरल साइड पर है ना, वो भी एक ऐसी फील्ड में वो अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप भी उसमें हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इन फील्ड्स का और है डिसिप्लिन, ये और है। ये जो डिसिप्लिन्स हैं जैसे BBA, ये मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं बिजनेस होगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको चाहिए होंगे ना लोग। सो ये एक और साइड है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो अक्सर फैमिलीज रोक रही है, इतना आर्ट्स नहीं पढ़ना, ये वाली सोशल साइंसेज नहीं पढ़नी है तो साइंसेस पढ़ो, या फिर वो ये उसकी वजह यही होती है। एक्चुअली इन एनी केस आपको टेक्नोलॉजी ज़रूर अडॉप्ट करनी है। मैं पहले भी मेंशन किया था ना, आपको इस साइड पे आना ज़रूर है। एंड दीज आर एंड इफ़ सीरियसली कोई टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में आना चाहता है तो एयर यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब मैंने खुद रिसर्च में इंटरेस्ट लिया। तो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, हमारी लैब्स बहुत अच्छी हैं, बहुत टॉप नॉच, अपडेटेड टू ग्लोबल ट्रेंड्स, रिसर्चेस चल रही हैं। हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेल है जो बहुत अच्छी रिसर्चेस कर, इनफैक्ट पहला सेल है। एंड इसी तरीके से हमारे न्यूरो इमेजिंग में ब्रेन इंटरफेस BCI
रिहैब में जितनी भी रिसर्च वर्क हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो अच्छा। अगर उसमें आप आते हैं, आप मैंने जैसा कि आपको प्रोस्थेटिक लेग का भी मेंशन किया था कि ये रुक नहीं गया एक प्रोटोटाइप तक, ये भी और थ्रू पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह इन पाकिस्तान हमारा प्लान है कि इसको हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और ये सोल्यूशन हम वर्ल्ड को देंगे। ये क्रिटिकल इशू है जिसके पास आई डोंट थिंक सो जर्मनी माना जाता है ग्लोबली प्रोस्थेटिक्स की फील्ड में, वही डिलीवर भी कर रहा सोल्यूशंस, वहाँ पे भी इसका सोल्यूशन नहीं है। जो क्रिटिकल केसेस हैं उनकी स्लिपेज इश्यूज़ हैं, लूजेज इश्यूज़ हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये क्रिएट किया है सोल्यूशन एंड हम वो वर्ल्ड को देंगे फ्रॉम पाकिस्तान इंशाल्लाह। जब 2005 में ज़लज़ला आया था तो जो बहुत सारे लोग वॉलंटियर पूरी दुनिया से आए थे, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे और उन्होंने सबसे पहला प्रोस्थेटिक यूनिट जो है ये इस तरफ मुजफ्फराबाद कश्मीर और इधर ही सेटअप किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें जो हैं बनना शुरू हुई थी, क्योंकि इतने मैस स्केल पे मतलब लोगों को अपने आज़ा से महरूम होना पड़ा था कि ये एक बहुत बड़ा डोनेशन था। देखिए कितना एक लोगों की ज़िंदगियों में चेंज आया। अच्छा, आप एक ट्रॉमा से गुजरे हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए यंग स्टूडेंट, और क्या कहेंगे रोड सेफ्टी और इस तरह की चीज़ों के बारे में? बिकॉज हम सब फेमिलियर हैं, शाहीन चौक जो है एक बहुत जिसे कहना चाहिए इतना मुश्किल चौक है कि मैं तो उसमें से गुजरना ही मुझे जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। आपको हर तरफ से ट्रैफिक जो है वो आ रही है। सो बीइंग अ स्टूडेंट के दुनिया में आप जाएँ तो स्टूडेंट्स अगर वो रोड्स क्रॉस कर रहे हैं तो लोग गाड़ियाँ रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, पेडिस्ट्रियन कोई भी है उसके राइट्स हैं। हमारे यहाँ पर कोई एहसास नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे और ये ट्रॉमा कैसे हैंडल किया? पहले तो मैं आपको इस ट्रॉमा का मेंशन करूं, पाकिस्तान में नॉर्मली आप किसी से भी ऐसा बात करो तो वो आपको ना नेगेटिव साइड्स जल्दी बताना जो है ना बताना शुरू कर देगा कि क्या प्रॉब्लम ये। आई गेस मेरे पास पॉजिटिव साइड्स बहुत हैं फ्रॉम द डे स्टार्ट। आई डोंट नो, मैं तो उस टाइम कॉन्शियस नहीं था, बट उस टाइम से ही जो सपोर्ट मेरी साइड रही तो मुझे पॉजिटिव साइड्स बहुत देखने को मिली हैं। तो वो ड्रामा तो मुझे रोने ही नहीं दिया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सर्कल ने, एंड ये पाकिस्तान ही है, मेरी सराउंडिंग ने मुझे रोने ही नहीं दिया। तो वो ट्रामा वाला ऐसा नहीं हुआ, बट यस रोड सेफ्टी तो इशू है। अब हमें उन कंसर्न्स पे बिल्कुल सोचना चाहिए जो इश्यूज हैं। मतलब हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि वन केस आ गया जो बहुत खुश है, ठीक है, उसके साथ सपोर्ट बहुत थी, तो वह देखिए हम रोड सेफ्टी का ख्याल ना करें, ये बहुत बड़ा इशू है। और ये जो है ना, ये भी वो शहर जिस तरह की मेंशन कर रही थी कि बहुत स्टार्ट से ना कोई इतना ऐसा नहीं सिखाया जाता। आपको पता है इस्लामाबाद में जो इंटर हो रहा होता है, जब वो इंटर होता है तो बेल्ट बांधता है या हेलमेट पहन लेता है, तो ये वो घर से थोड़ी सी पेरेंटिंग का है रोल। एंड ऑब्वियसली आप जब अपने बड़ों को देखते हो, अपने साथ वालों को देखते हो, सराउंडिंग को देखते हो, तो खुद ही वो कल्चर, इनफैक्ट मैं भी गाड़ी चलाता नहीं हूँ, बट जिस दिन चलाऊंगा शायद मेरा भी यही हो कि इस्लामाबाद इंटर होने से पहले मैं बेल्ट लगा रहा हूँ। तो वो एक कल्चर जो है ना क्रिएट होना बहुत लाजमी है, जो नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो गया, सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।